रेडिएशन लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिस्कस करेंगे, which pertains to the black body radiation and an application of Bose-Einstein distribution function. So what is Bain's radiation law? ये जो लॉ है ना, ये आपको basically it was trying to explain that what happens at high frequency. बिल्कुल इसी तरह से जैसे रेले जीन्स लॉ जो था वो लो फ्रीक्वेंसी को तो एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में एनर्जी और नंबर ऑफ मोड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. Bain tried to explain it for हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वो करेक्ट हो गया, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के लिए इट फेल्ड बेसिकली. तो इसका मतलब है कि ये लॉ जो है सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर जो है ना, ये ब्लैक बॉडी के बिहेवियर को बताता है. और उसका जो बिहेवियर है उसमें दो चीजें आती हैं. एक ये कि एक खास फ्रीक्वेंसी मोड के अंदर कितने यानी कि पार्टिकल्स हैं, उनको हम dn इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट इन दैट फ्रीक्वेंसी इनटू df इसे रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. और दूसरा उन मोड्स की टोटल एनर्जी कितनी है. ये दो चीजें जो है ना, ये लॉज एक्सप्लेन करते हैं. तो बेसिक फॉर्मूला ये है आपका. ठीक है. तो अब इसके अंदर ये जो जी एफ ऑफ एफ और डी ऑफ एफ है, उसने इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ये आपकी जो है, आपको पता है कि प्लैंक से हमने ये डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड की हुई है, और ये फॉर्मूला है एच एफ क्यूब ओवर सी क्यूब 1 ओवर ई एच एफ माइनस के टी इंटू डी एफ. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. आप सिंपल डेंसिटी ऑफ स्टेट भी लिख सकते हैं, डी एफ दोनों साइड पर वैसे ही कैंसिल होता है, लेकिन अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ मोड्स बताता है कि ये खास फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मौजूद है. और हम यही जानना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने डिवाइड कर रखी है. और उसके अंदर हम बिहेवियर देख रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब एक खास फ्रीक्वेंसी के मोड्स को एब्जॉर्ब करेगी तो कितने मोड्स वहां पर होंगे और उनकी एनर्जी क्या होगी. ठीक है. तो अब ये है, उसने ये कहा एच एफ ओवर के टी -1, ये फॉर्मूला था. तो उसने कहा कि ये एच एफ अगर जो है ये बहुत बड़ा हो जाए के टी से, तो उस सूरत में ये जो फैक्टर ई एच एफ ओवर के टी है सिर्फ ये ही होल्ड करेगा, और ये 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं. तो अगर हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं तो वी कैन रीराइट द एक्सप्रेशन, एंड दैट एक्सप्रेशन इज 8 पाई एच एफ क्यूब ओवर सी क्यूब ई माइनस एच एफ ओवर के टी. लेकिन आप देखें कि ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये आपको इसका आंसर कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में ये फॉर्मूला जो है ये डाइवर्ट कर जाता है, कन्वर्ज नहीं करता. इसलिए जो था ना, वेन रेडिएशन लॉ सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता था. अच्छा, उसके बाद जो है there was another law which is known as Wien's displacement law. वेन ने ये बताने की कोशिश की कि अगर जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये इंपीरिकली उसने डिफाइन किया था, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है. अगर जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो ब्लैक बॉडी की जो एमिशन पीक है ना, वो हाई टेम्परेचर के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर वो शिफ्ट कर जाएगी. यानी कि ये वो मैक्सिमम पीक है जो वो एमिट कर रहा है एक खास टेम्परेचर के ऊपर ब्लैक बॉडी. और अगर आप टेम्परेचर मजीद बढ़ा दें तो इसकी जो ये मैक्सिमम पीक है ये लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट कर जाएगी. और इसको उसने कहा कि ये जो शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट करेगी मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगी. तो उसने कहा कि ये जो मैक्सिमम पीक है इसको टी से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है देयर इज अ कांस्टेंट, इट्स आंसर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. ठीक है. तो ये जो कांस्टेंट v है इसकी वैल्यू है v इज इक्वल टू 2.808 टेंस पर -3 मिली कैलोरी. तो ये जो शिफ्ट है ना, इसकी वजह से इसका नाम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो ये भी वेन्स ने दिया था. अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट स्टीफन बोल्ट्जमैन. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ
was another law जो बेसिकली हमें ये बताता है कि एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करता है, ना ये हाई फ्रीक्वेंसी की बात करता है ना ये लो फ्रीक्वेंसी की बात करता है। इसके अंदर ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, वो आपको पता है कि बेसिकली एक जो एनर्जी है वो आपकी के टी के इक्वल है, और आपने डी एंड मोड्स उस एनर्जी के अंदर है, आपने उनको ऐड किया, उनको मल्टीप्लाई किया के टी से, टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास जो the expression of energy, then energy is also represented as 0 to infinity f b of alpha again. He considered it's the energy, और इसके अंदर 0 से इंफिनिटी, फिर हम यहाँ पे इसकी जो है ना डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू पुट कर देते हैं, जी एफ की जो हमने फाइंड कर रखी है, और वो है सी क्यू, और यहाँ पर यू विल पुट ये जो फ्लैग्स की हमने लॉ यूज करते हुए वैल्यू फाइंड की थी, सिंपल हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, फिर हम ये जो x है, ये जो एच एफ ओवर के टी टर्म है ना, हम इसका नाम रख देते हैं x। तो फिर f जो है वो हो जाएगा के टी ओवर एच इंटू एक्स, और डी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा के टी एच डी एक्स। अब हम ये वैल्यू जो है ना ये इस इंटीग्रल के अंदर पुट कर देते हैं। एट पाई एच सी क्यू 0 टू इंफिनिटी, और इट वुड बी के टी ओवर एच एक्स होल क्यूब ओवर e of x minus 1 d of x। उसके बाद हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको उनको हम दोबारा लिख लेते हैं बाहर, और सिर्फ इंटीग्रल x पे डिपेंड करेगा। सो दैट वुड बी, ये सारा सॉल्व होके बन जाएगा 8 पाई k फोर b फोर h क्यूब c क्यूब 0 टू इंफिनिटी x क्यूब e ऑफ x माइनस 1 d ऑफ x। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4 ओवर 15। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 8 पाई के फोर टेम्परेचर की पावर 4 एच क्यूब सी क्यूब इंटू पाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 15। अब जितने भी कांस्टेंट्स हैं ना, लेट्स कॉल देम ए। सो ऑल द कांस्टेंट्स आर टर्म्ड एट ए, एंड सो वी कॉल इट ए, एंड और ये b4। दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर हम कहें कि रेडिएटेड पावर जो है, रेडिएटेड पावर यानी कि एनर्जी को हम पावर में कन्वर्ट करें, वर्क पर यूनिट टाइम यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेडिएटेड पावर, और अगर आगे हम उस पावर को एरिया से डिवाइड कर दें पर यूनिट एरिया, यानी कि बेसिकली ये आ जाएगा E इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये बन गई पावर। इधर भी हमने इसे डिवाइड कर दिया। ये जो टर्म है ना इसका नाम हम रख देते हैं, और ये जो आगे फर्दर इसका नाम हमने रख दिया पावर। ठीक है, क्योंकि इसको हम सिग्मा नहीं कहेंगे, इसको एरिया से भी डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो
जो वो पावर रेडिएट कर रही है ना पर यूनिट एरिया, वो निकालना चाहते हैं। तो एनर्जी हमने फाइंड किया, उसको फिर हमने टाइम से डिवाइड किया, पावर का फॉर्मूला बन गया। फिर उसको पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि ये जो आपकी, इसको हम कह देते हैं G इज इक्वल टू ई टी ए ओवर टी इंटू ए टी टू दी पावर 4। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया जे की बात हो रही है, और ये जो राइट साइड के ऊपर जो टर्म है इसको हम इस तरह कह देते हैं, सॉरी इसको हम इधर हम ले आते हैं, और ये टी टू दी पावर 4। तो ये था आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और इसमें ये जो सिग्मा की पावर कैलकुलेट की गई है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, विच इज 5.67 into 10 to power -8 मीटर स्क्वायर पर केल्विन। दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये हमें बताता है कि अगर टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए तो जो रेडिएटेड पावर है वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी।